जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये प्रैक्टिस सेट 13 है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्किंग शब्दावली में हैंडशेकिंग का तात्पर्य है। तो देखिए, जो नेटवर्किंग शब्दावली मतलब बेसिकली जो नेटवर्किंग की टर्मोलॉजीज हैं उसमें हैंडशेकिंग का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब होता है हैंडशेकिंग का। तो देखिए, हैंडशेकिंग का मतलब होता है बेसिकली कंप्यूटर को एक हब से जोड़ना, ये नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स नहीं होता है। ईमेल भेजना ये नहीं होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका मैं मतलब आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में जब कम्युनिकेशन मीडियम स्थापित होता है, जब कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम शुरुआत होती है उसकी, तो उससे पहले कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए जाते हैं। कुछ जो है स्टैंडर्ड्स, मानक जो है तय किए जाते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। और ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है, मतलब स्वचालित प्रक्रिया ही होती है, अपने आप होती है ये। इसी को हैंडशेकिंग कहते हैं। तो बेसिकली हैंडशेकिंग एक लाइन में कहें तो क्या है, हैंडशेकिंग एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसके द्वारा कम्युनिकेशन से पहले दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य कम्युनिकेशन से पहले कुछ स्टैंडर्ड्स जो है तय किए जाते हैं, उसी को हैंडशेकिंग कहा जाता है। तो कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई डील होती है पहले तो आप हैंडशेक करते हैं कि डील हो गई है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है कि जब आदान प्रदान होना शुरू होता है तो उससे पहले हैंडशेकिंग होती है। 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखिए, ये जो प्रदान किया गया 2022 का अंतर्राष्ट्रीय, ये गीतांजलि श्री को किया गया। गीतांजलि श्री की जो बुक है वो है टॉम्ब ऑफ सैंड। इंग्लिश में कहेंगे इसको टॉम्ब ऑफ सैंड, हिंदी में कहा जाएगा इसको रेत की समाधि। देखिए, ये जो है दो नामों से ये पुरस्कार होता है। बुकर पुरस्कार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वाला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये मैन बुकर प्राइज नहीं है। तो इसलिए आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैन बुकर प्राइज अलग होता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है वो बिल्कुल अलग होता है। अब देखिए, ये दो लोगों को मिला है ज्वाइंटली दो लोगों को मिला है। एक तो गीतांजलि श्री को मिला है, साथ में इनकी बुक जो है वो ट्रांसलेट की थी डेसी रॉकवेल ने। तो DAISY डेसी रॉकवेल ने ये ट्रांसलेट की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पहली भारतीय भाषा, ये जो है पहली पुस्तक है भारतीय भाषा में जिसको ये प्राइज मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला है। तो पहली पुस्तक है भारतीय भाषा में, तो ये बिल्कुल एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इससे पहले जो इंडिया की अरुंधति रॉय हैं उनको भी बुकर प्राइज मिला है, लेकिन ये बेसिकली देखिए भारतीय भाषा में नहीं थी, ये इंग्लिश में इन्होंने लिखी थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लिए 1997 में मिला है। तो इसलिए आप इस चीज़ को याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन सा देश है। तो देखिए, थॉमस कप जो है उसका विजेता कौन रहा है, भारत रहा है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है थॉमस कप किससे रिलेटेड है। तो देखिए, थॉमस कप जो रिलेटेड है वो है बैडमिंटन से, बैडमिंटन स्पोर्ट से रिलेटेड है। इसमें थॉमस कप 2022 में भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर जो है ये पहला थॉमस कप खिताब जीत लिया है। पहला, तो ये पहली वाली चीज़ें जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो आप बिल्कुल याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। देखिए, मैं अपनी टेस्ट सीरीज़ में जो भी टेस्ट कराता हूँ आपको ये चीज़ें भी बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। आप अपने नॉलेज पर्पज़ के लिए वो चीज़ें पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़। तो वो चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ जान लेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो देखिए, जो विशालतम बेसिकली ग्रेटेस्ट इकोसिस्टम है वो इनमें से कौन सा रहेगा, वो समुद्र रहेगा। तो समुद्र बेसिकली देखिए क्या है, जो हाइड्रोस्फीयर है हमारा जलमंडल है उसका 97% जो पानी है बेसिकली पूरी दुनिया का, वो कहाँ पे है, वो किस में होता है, समुद्रों में है। और 70% जो वर्ल्ड का हिस्सा है एरिया वाइज वो समुद्र ही घेरते हैं। तो देखिए, एक काफ़ी विशालतम पारिस्थितिक तंत्र इसको कहा जाएगा समुद्र को। घास के मैदान, पर्वत, वन जो है ये छोटे पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र के सामने। और देखिए, समुद्र में क्या है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, पहाड़ मिल जाएंगे, सी माउंट्स मिल जाएंगे, इस तरीके की बहुत सारी जो टोपोग्राफी है वो आपको समुद्र के अंदर मिल जाएंगी। तो इसका आंसर जो रहेगा समुद्र रहेगा। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो स्ट्रेटोस्फीयर रहेगा। देखिए, 10 से 50 किलोमीटर के बीच में, जो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ये ओजोन लेयर होती है। लेकिन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 15 से 30 किलोमीटर के बीच में होता है। ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा 15 से 30 किलोमीटर के बीच में रहेगा। आपके पास में इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, अगर 15 से 30 के बीच में मान लीजिए 20 ऑप्शन आ गया कि कॉन्सेंट्रेशन जो है ओजोन का कहाँ रहता है, तो उसको भी आप टिक कर देंगे।
तो जो भी ऑप्शन 15 से 30 के बीच में आपको मिलेगा उसको आप टिक कर देंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ वो ये है कि 10% जो है आपका ट्रोपोस्फियर में भी इसका मिलता है। तो ट्रोपोस्फियर में भी 10% ओजोन लेयर मिल जाएगी और 90% जो मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, स्ट्रेटोस्फियर में। इसलिए इसको मुख्यतः, देखिए मुख्यतः वर्ड है ना, इसलिए जो प्रोमिनेंटली स्ट्रेटोस्फियर में भी इसको कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रोपोस्फियर में नहीं मिलती है, मिलती लेकिन बहुत कम मात्रा में, 10% मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सबसे पहले जो लेयर होती है अर्थ के पास में, एयर की जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की लेयर, उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। दूसरे नंबर पे होती है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरे नंबर पे होती है मेसोस्फियर और चौथे नंबर पे आपकी कौन सी होगी, थर्मोस्फियर और पाँचवें नंबर पे एक्सोस्फियर होगी। और देखिए आइनोस्फियर जो है ये इन्हीं का पार्ट होती है बेसिकली, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। 6 जो है वो कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होता है। तो बिल्कुल सही बात है, अंशदायी होता है। बिल्कुल अंशदायी का मतलब एक तरीके से उसका जो है एक तरीके से पार्टिसिपेशन होता है। पार्टिसिपेशन का मतलब एक तरीके से वो इफेक्ट रहता है। कोयले आधारित तापीय बिजली घर जो है अम्ल वर्षा में बेसिकली एक कॉज है, ये कहने का मतलब है। तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कारण, रीज़न। रीज़न है कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइडें उत्सर्जित होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज़ इसमें यह है कि जो कारण है वो कथन को जो है, एसर्शन को क्या नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्योंकि जो अम्ल वर्षा होती है वो बेसिकली कार्बन के ऑक्साइड नहीं, सल्फर के ऑक्साइड से होती है। सल्फर ऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा के लिए प्रमुखतः उत्तरदायी गैस है। आपने देखिए, आपने अगर पढ़ा होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल पे जो पीले होने का कारण है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसलिए ये जो सेकंड जो रीज़न है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की प्रतीक कौन जानवर है। तो देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसका जो प्रतीक जानवर है वो है ज्वाइंट पांडा। ज्वाइंट पांडा इसका आंसर रहेगा। और देखिए 1961 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की, ये थोड़ा आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थोड़ी सी आप नॉलेज बेस पे आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके का नहीं पूछा जाएगा कि लगभग 1600 ज्वाइंट पांडा जो है अभी की डेट में वर्ल्ड में हैं, विश्व में 1600 ज्वाइंट पांडा हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति नहीं, ये भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहले की बात जहाँ पे आएगी तो उससे रिलेटेड जो तथ्य हैं वो चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, ये बेसिकली जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, नेशनल पार्क कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। देखिए सबसे पहले जो इसका नाम रखा गया था वो हेली नेशनल पार्क रखा गया था। हेली नेशनल पार्क ये 1936 में रखा गया था। 1950 के टाइम में इसका नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। और देखिए जब प्रोजेक्ट टाइगर आया तो लगभग 1973 के टाइम पे इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये देखिए पहला नेशनल पार्क है, पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसलिए ये चीज़ें आप थोड़ी याद रखेंगे। नैनार कौन थे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कहूँगा, आप इसको टिक कर सकते हैं। नैनार जो है बेसिकली कौन थे, तो ये शैवाइट इनको कहा जाता है। शैव मतलब बेसिकली जो शिव की आराधना करते हैं उनको कहा जाता है। और देखिए इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट चली, इसी तरीके से साउथ इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट चली थी उसमें 2 सेक्ट्स बाहर निकल के आए थे। 2 सेक्ट में इनको बांटा गया था। वो था एक तो थे अलवर और एक थे नैनार। तो अलवर जो है देखिए किसकी पूजा करते थे, किसकी आराधना करते थे, बेसिकली ये उपासना करते थे विष्णु की, ये विष्णु भक्त थे। अलवर जो थे विष्णु भक्त थे और नैनार जो थे शिव भक्त थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे बिल्कुल। और इन्होंने जो है जाति प्रथा को जो है कठोरता से इसका विरोध किया था। और इन्होंने कहा था कि जो व्यक्तिगत प्रेम है, जो पर्सनल लव है और समर्पण है, मान लीजिए वो क्या है, वो ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। 10वां क्वेश्चन है, सूरत की फूट एक जो है प्रीवियसली बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। और देखिए आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। 1907 में सूरत में जो है फूट हुई थी, सूरत अधिवेशन में फूट हुई थी। और ये कांग्रेस में फूट थी। कांग्रेस में 2 गुट बन गए थे, एक तो नरमपंथी और एक गरमपंथी। नरमपंथी जिनको मॉडरेट्स कहा जाएगा, गरमपंथी जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाएगा। और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो आपको पता ही है, लाल बाल पाल। तो आप कमेंट बॉक्स में इनका फुल फॉर्म लिखेंगे, मतलब फुल नाम लिखेंगे। और सेकेंडली आप बताएंगे कि इनका जो
इनकी जो बाद में इंटीग्रेशन हुआ था, मतलब आपस में जो मिल गए थे, कौन से अधिवेशन में मिले थे, जो कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था जिसमें इनको फिर से क्या हो गए थे, यूनाइट हो गए थे। तो देखिए आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अभी जो है कम रिस्पॉन्सेज आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जुड़िए, आप फीडबैक दीजिए कि सर इस तरीके से कराइए, और चीज़ें कम कराइए, ज़्यादा कराइए। आप इस तरीके की चीज़ें अगर लिख देंगे तो ऐसा कोई आपका नुकसान नहीं होगा। जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ अगर उनके आंसर्स आप लिख देंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। जब आप किसी चीज़ को खोजते हैं या आपको पता होती है, आपने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन आप अगर उस चीज़ को लिखते हैं, आपने 10 बार कोई चीज़ पढ़ी, लेकिन अगर आपने 10 बार कोई चीज़ पढ़ने के बाद में 5 बार लिख ली तो उस 5 बार का फ़ायदा ज़्यादा होगा आपके 10 बार पढ़ने से। ये देखिए प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक है, आप इसको मान मर्जी है, हम तो जो है आपको बता ही सकते हैं। तो आप बिल्कुल लिखा कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनको भी आप लिखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन था ये। हमें पता है कि जवाहरलाल नेहरू ने एक लाहौर अधिवेशन की तो अध्यक्षता की थी, जिसमें मतलब कि पूर्ण स्वराज वगैरह का प्रस्ताव रखा गया था, पारित किया गया था। तो अब हमें ये नहीं पता कि पहला कौन था, सर्वप्रथम कौन था। तो सर्वप्रथम यही है, लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जी का सर्वप्रथम ही था। 1929 में हुआ था ये, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था, और जो 26 जनवरी का दिन है उसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। अब देखिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये जो अधिवेशन था, इसमें जो मध्य रात्रि को झंडा फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था, वो कौन सी रिवर, कौन सी नदी के किनारे फहराया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो ये देखिए चंद्र ग्रहण का कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये सूर्य है, मान लीजिए इसकी रेज आ रही हैं, यहाँ पे ये इसकी किरणें हैं, यहाँ पे बीच में आ गई पृथ्वी और यहाँ पे आ गया चंद्रमा। तो क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं उसको अवरोधित कर लेती हैं, उसको क्या कर देती हैं, एक तरीके से रोक लेती हैं पृथ्वी, जिसकी वजह से चंद्रमा पे कोई भी लाइट नहीं जा पाती। और देखिए चंद्रमा तो अपने आप में कोई लाइट एमिट करता नहीं है, तो इसलिए चंद्रमा हमें नहीं दिखता है, तो उसी को चंद्र ग्रहण कह दिया जाता है। चंद्र ग्रहण जो है कह दिया जाता है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और देखिए चंद्र ग्रहण जो है हमेशा फुल मून का मतलब है इस तरीके की पोजीशन जिसमें जो है चांद पूरी तरीके से अर्थ सरफेस को दिखता है, उसका जो ब्राइट जो पार्ट है वो अर्थ सरफेस से दिखता है। तो जो चंद्र ग्रहण है वो सदैव हमेशा जो है पूर्णिमा फुल मून के दिन ही होता है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा जाके गूगल कर लेंगे कि ये फिनोमिना क्या है, कि फुल मून के दिन ही क्यों चंद्र ग्रहण होता है। 13th क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू किसके नाम है। तो देखिए ये बेसिकली राजस्थान की लवण झील के सॉल्ट लेक के नाम है। जो डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू ये सब सॉल्ट वाटर लेक्स के नाम है जो कि राजस्थान में है। राजस्थान की और एक दो जो झील हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सांभर जो है देखिए सबसे बड़ी वर्ल्ड की नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड मतलब चारों तरफ से, मतलब समुद्र नहीं है, चारों तरफ से जो है ज़मीन से ही घिरी हुई है, ये सबसे बड़ी है सॉल्ट वाटर लेक सांभर। और देखिए इसमें थोड़ा डिस्प्यूट रहता है कि चिलिका जो है वो है कि ये है। तो चिलिका देखिए बेसिकली थोड़ा सा उसको हम कहेंगे वो बीच सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे बड़ी बीच सॉल्ट वाटर लेक, क्योंकि उसके साथ में समुद्र भी जुड़ जाता है। लेकिन अगर इनलैंड की बात करें, चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई की बात करें तो सांभर है। तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। दूसरा नाम जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें नहीं है, वो है डेगाना। तो डेगाना भी क्या है, राजस्थान की एक सॉल्ट वाटर लेक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। आप इसको टिक कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज आ सकता है। अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो कौन सा अधिकार है सर, कौन सा अनुच्छेद है, यह है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है, आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, या कुछ इसको हिंदी में कहेंगे तो 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में भी नहीं लाया जा सकता। जहाँ पे देखिए उसको संकट है, जहाँ पे उसको जो है उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे प्रभाव पड़े, तो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करा सकते हैं। तो यही क्या है, जो ये मौलिक अधिकार है जो कि बच्चों के शोषण से रिलेटेड है, आर्टिकल नंबर 24 आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
के कथन पे विचार करना है। एक आध क्वेश्चन जो है देखिए यूपीएससी पैटर्न पे आ सकता है। यूपीएससी पैटर्न मतलब आपको 3-4 जो है या 2-3 आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपसे पूछा जाएगा। अटॉर्नी जनरल देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे और शायद यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। जितना मैं आपको बताऊंगा उसी से आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो देखिए भारत द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। तो ऑब्वियसली इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति और बेसिकली प्रधानमंत्री, इस तरीके से आ जाएगा। सीजीआई आ जाएगा ऑप्शन में। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। और इसकी योग्यता जो रहेंगी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तो देखिए अटॉर्नी जनरल जो है ना सबसे बड़ा वकील होता है, सबसे बड़ा वकील कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये कोर्ट में केस लड़ता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो योग्यता होनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता है उतनी तो होनी ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनके बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। ये भी पॉइंट सही है, फर्स्ट पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, उसे सांसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। देखिए ये कोई सही बात नहीं है, सांसद का सदस्य, सदन का सदस्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सदन में भाग जरूर ले सकता है, दोनों सदनों में से किसी में भाग ले सकता है अगर उसकी इच्छा है, तो बोल भी सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता। मतलब जब वोटिंग होगी तो वोटिंग नहीं कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और फोर्थ जो इसका पॉइंट है वो है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो देखिए ये भी गलत बात है, संसद द्वारा महाभियोग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। महाभियोग बेसिकली प्रेसिडेंट के से ही रिलेटेड होता है। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो अटॉर्नी जनरल के लिए। ये देखिए प्लेजर पे काम करता है राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत पे काम करता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसको हटा सकता है, प्रेसिडेंट चाहे तो इसको हटा सकता है, आर्टिकल नंबर 76 सब क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसमें से कूट कौन सा बनेगा, तो कूट बनेगा ए जो रहेगा, इसका आंसर रहेगा पहला और दूसरा जो कथन था वो सही है, बाकी गलत है। जो मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि किसी भी सदन में जो है संयुक्त बैठक में या सदन की किसी समिति में उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, वो बोल सकता है, वो भाग ले सकता है, किंतु मत नहीं कर सकता। ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 88 में ये लिखा गया है। अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिए। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या मत दे सकता है, तो बिल्कुल मत नहीं दे सकता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संश्रुति पर। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी, राज्यपाल की मांग। अगर राज्यपाल जो गवर्नर है मांग करता है तो यह राष्ट्रपति जो है उसको क्या कर देता है, बेसिकली अप्रूव कर देता है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो यूपीएससी उसके लिए सहमत हो सकता है। मान लीजिए राज्यपाल कह रहा है कि हमारा इस तरीके का एग्जाम कंडक्ट करा देगा यूपीएससी, तो ये जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल की मांग पे वो होता है, राष्ट्रपति क्या करता है इसको अप्रूव करेगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग क्या है। तो देखिए लघु स्तर उद्योग, महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है, वो है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग हाथ से जो बनाते हैं। और देखिए इसके अंतर्गत मलमल, छींट, दरी, खादी आदि उद्योग शामिल है। खादी उद्योग भी इसी में हथकरघा उद्योग में आता है। हैंडलूम इंडस्ट्रीज जिसको बोला जाता है, हैंडलूम इंडस्ट्रीज। और इसमें देखिए 2019 और 20 के अनुसार हथकरघा में 35 लाख के करीब जो है रोजगार में लगे हैं, 30 लाख ग्रामीण में, 4 लाख शहरी में है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप इतना याद रखिए कि हथकरघा जो है लघु स्तर उद्योग में आएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज में आएगा। शोध नैतिकता किसे शामिल नहीं करती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है। तो शोध नैतिकता जो है देखिए रिसर्च एथिक्स किसको शामिल नहीं करती है, ईमानदारी को तो करेगी। ईमानदारी तो होनी चाहिए, जब नैतिकता की बात हुई तो न्याय निष्ठा भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठा भी होनी चाहिए। तो ये सब होनी चाहिए, नहीं करती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक को शामिल नहीं करती है शोध नैतिकता, व्यक्तिपरक को शामिल नहीं करती है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ईमानदारी तो आपको पता है, ऑनेस्टी, न्यायनिष्ठा मतलब एक तरीके से इंटीग्रिटी, और वस्तुनिष्ठता मतलब होता है ऑब्जेक्टिविटी। तो योर रिसर्च शुड हैव ऑल दीज थिंग्स लाइक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। और व्यक्तिपरकता का मतलब है सब्जेक्टिविटी, आपकी
आपकी जो रिसर्च है उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये नहीं है, ये है कि आप जो है अपने विचारों से अपनी तरीके से डेटा प्रस्तुत नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए आपके डेटा में, आपकी कोई बात है तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप सब्जेक्टिवली कुछ भी लिख देंगे, तो वो सब जो है शोध नैतिकता के खिलाफ जाएगा। इसके अलावा और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ सकती हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, अगर ये सारी चीज़ें हैं, ईमानदारी, न्यायनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा है, तो इसमें अनुसंधान प्रक्रिया गंभीर एवं ध्यानपूर्वक तरीके से होती है। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अन्य प्रकारों का सम्मान किया जाता है। और यह अनुसंधान सर्वजनीय हितराय होता है। सर्वजनीय हितराय मतलब सभी के लिए फायदेमंद होता है। मानव की गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता का सम्मान करते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। और शोध नैतिकता शोध के जिम्मेदार आचरण के लिए दिशा निर्देश तय करती है। तो जैसे कि आप अपने लाइफ के लिए जो है आपकी नैतिकता होनी चाहिए, लाइफ नैतिकता, इसी तरीके से शोध के लिए भी नैतिकता होती है। रिसर्च आप ऐसे ही नहीं कर सकते, कुछ भी आपने जो है लिख दिया, कर लिया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्राएँ कौन सी हैं। तो देखिए, ये जो साइंटिफिक रिसर्च की बात हो रही है, इसमें क्रमिक संक्राएँ कौन सी हैं। क्रमिक संक्राएँ का मतलब बेसिकली जो सिक्वेंशियल ऑपरेशंस हैं वो कौन से हैं। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा सहविचरण, भ्रामक संबंधियों का बहिष्करण, सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण। ये इस तरीके एक तरीके से क्या रहेगा, सिक्वेंशियल ऑपरेशंस रहेंगे। और इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सहविचरण का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप जो है कोवेरियंस रहता है इसमें। सहविचरण का मतलब आपस में बातचीत होके तब वो वाली बात है, या आपस में जो विचार दिए गए हैं साइंटिस्ट द्वारा और जो थिंकर्स होना चाहिए। और भ्रामक संबंधों का बहिष्करण होना चाहिए। तो देखिए, एक्सक्लूजन ऑफ डिसेप्टिव टाइज, जो भ्रामक, जो डिसेप्टिव, जो कि धोखा दे सकते हैं, जो कि मतलब गलत हो, उनका क्या होना चाहिए, बहिष्करण होना चाहिए। इसके बाद में सामान्यकरण होना चाहिए, जनरलाइजेशन। और इसके बाद में क्या होना चाहिए, सिद्धांतीकरण, थियोराइज होना चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। वैज्ञानिक शोध की बात हो रही थी, साइंटिफिक रिसर्च की, तो इसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। तो देखिए, विचारों और कथनों, जब विचार हैं, थॉट्स हैं, और कथन का उत्कृष्ट संगठन का मतलब है उसको एक्सीलेंटली ऑर्गेनाइज करना। आपके विचार हैं और उसको कथन में लिख देना, वो किसका एक कौशल उदाहरण है, कौन सी स्किल है वो। तो देखिए, ये जो उदाहरण है ये है बौद्ध समझ की उदाहरण है। आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन आपको आता है एग्जाम में। तो कॉम्प्रिहेंशन यही चीज़ है कि आपके जो विचार हैं और आप जो लिख रहे हैं वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये जो लिखने का कौशल है ये बौद्ध का या समझ का ही उदाहरण है। आपकी जो बेसिकली क्या है, जो माइंड है वो कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आपके विचारों को और आपकी समझ को कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मिला पा रहा है कि नहीं पा रहा है, वो चीज़ इसमें आएगी। देखिए, अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं, मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी इसको कहा जाता है। मॉरिसन शिक्षण मॉडल इसको कहा जाता है। और बौद्ध स्तर की जो विशेषता रहती है, अर्थ के प्रत्यक्षीकरण, विचारों का बोध और तथ्य में गहन परिचय, ये सब इसकी विशेषता रहती हैं। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है। तो देखिए, कैट स्कैन क्या होता है, ये बेसिकली इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा माइंड होता है, उसका डिफरेंट एंगल से, इस एंगल से जो है क्या लिया जाता है, एक्सरेज किरणों द्वारा जो है छायाचित्र लेकर 3D इमेज बनाई जाती है। तो ये एक बेसिकली क्या है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी एक एडवांस वर्जन है ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, तो उसमें ये आ जाएगा। टेक्नोलॉजी का एक जो है एडवांस वर्जन है, इसमें जो है माइंड के 3D दृश्य को, 3D इमेज को बनाया जाता है डिफरेंट एंगल से फोटो लेके। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है। तो देखिए, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन है। तो लॉगिन जो है बिल्कुल है, पासवर्ड है, मॉडम है। लेकिन जो पिनाका है, देखिए पिनाका ऐसा कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कोई शब्द नहीं आता है। पिनाका बेसिकली क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ये देखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो आपका यूनिट 1 है उसमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, ये जो है आपका है किस, जो विज्ञान के क्षेत्र में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है,
तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। DRDO या इसरो या नासा के जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। पिनाका ये क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और बेसिकली ये मिसाइल प्रोग्राम के अंडर आता है। इसमें 1 सेकंड में लगभग 12 रॉकेट एक साथ जो है दागे जा सकते हैं। इतना याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है कि ये जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा अगर आपको इमेज बनानी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा कि एक जो है ट्रक है, ट्रक के ऊपर जो है इस तरीके से 15 अगस्त की या 26 जनवरी की थोड़ा परेड में आपने देखा होगा, 15 अगस्त की परेड में देखा होगा कि आपने जो है एक ट्रक के ऊपर काफ़ी सारे जो है रॉकेट लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है पिनाका और 12 रॉकेट 1 सेकंड में 12 रॉकेट जो है चलाए जा सकते हैं, दागे जा सकते हैं। ये DRDO ने इसका निर्माण किया है। सर्वप्रथम इसका जो इस्तेमाल किया गया था 1999 के कारगिल वॉर में किया गया था। बायोस का तात्पर्य क्या है, बायोस का कार्य क्या है? तो सबसे पहले बायोस की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है और इसका जो देखिए काम होता है वो होता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। तो देखिए बायोस जो है बेसिकली इसका कार्य होता है कि जब कंप्यूटर को हम चालू करते हैं, जब हमने बटन दबाया लैपटॉप का या कंप्यूटर का, तो ये क्या करता है, खुद से ही स्वयं परीक्षण निर्देश है एक तरीके से। कहते हैं ना कि इसको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने आप। ये जो है जगह जगह जाके निर्देश देता है कि भाई सब लोग जाग जाओ। सब लोग का मतलब है कि मान लीजिए जैसे जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर है, जो काम कर रहे हैं एक सिस्टम को बनाने में, उन सभी को जगा देता है ये कि कंप्यूटर जो है शुरू हो गया, पावर आ गई है, तो आप अब जाग जाएं और आपके पास कोई भी कमांड आ सकती है, तो आपको काम करना है। तो ये बेसिकली बायोस का होता है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। तो ये आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं। तो देखिए इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, तो इसको देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने देखी होगी लाइव कि एक तरफ से क्या है, एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ से जो है कुछ लोग बोल रहे हैं तो आपको आवाज़ आ रही है और आपको उनका चेहरा दिख रहा है, उनको आपका चेहरा दिख रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, एक क्या है, ये मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और ऑडियो वीडियो दोनों इसमें दिखाई देती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा, वेब कैमरा, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें जो है आवश्यकता पड़ती है। लाउड स्पीकर की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपको पता है, इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाल ही में कहाँ पर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया गया? तो देखिए सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है बेंगलुरु में। तो ये क्या है, सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च। यहाँ पे क्या होगी, ये अनुसंधान, इसमें एक अनूठी सुविधा होगी जिसमें कि जो ब्रेन है उसके ऊपर रिसर्च की जाएगी। ब्रेन किस तरीके से काम करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये थोड़ा उपयोगी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जून 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के सहयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसको MCTE कहा जाएगा, महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया गया है? तो देखिए ये जो महू में टेस्ट बेड स्थापित किया गया है महू जो है कहाँ पे है, महुआ इंदौर में, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। यहाँ पे IIT मद्रास ने एक 5G टेस्ट बेड स्थापित किया है, किसके लिए, मिलिट्री के लिए। और मिलिट्री क्या कर सकती है, जो भी उसके ऑपरेशंस है उसमें 5G तकनीक का इस्तेमाल सुविधापूर्वक कर सकती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। पंडित बिरजू महाराज जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, निम्नलिखित में से कत्थक के किस घराने से संबंध रखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए आप। तो इसका जो है देखिए आंसर रहेगा लखनऊ घराना। लखनऊ घराने से पंडित बिरजू महाराज जो हैं संबंध रखते हैं और ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। तो देखिए इन घरानों में भी जो है सब सेक्ट्स होते हैं। तो ये कौन से के थे, कालका बिंदादीन, इसमें कालका बिंदादीन जो है इसके अंदर घराना आएगा, लखनऊ घराने के अंदर भी। इनका जो मूल नाम था ब्रजमोहन नाथ था और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस थोड़ा सा आप ये याद रख लीजिए कि वर्ष 1986 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, कालिदास सम्मान मिला है, राजीव गांधी शांति पुरस्कार भी इनको मिला है। अब देखिए एक थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि कत्थक के जो घराने हैं, प्रमुख घराने, उनके नाम क्या क्या हैं? तो देखिए लखनऊ घराना भी है और बनारस घराना भी है और जयपुर घराना। तो ये कत्थक के प्रमुख घराने हैं। इसमें से जो लखनऊ घराने के थे वो थे पंडित बिरजू महाराज।
जिनकी जो है हाल ही में मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सही नहीं है। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, और ये जो है ये कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, ये ही गलत है। तो देखिए ये गलत है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया था ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, क्योंकि 2005 में इसका शुभारंभ हुआ, और 2005 में जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 10वीं चल रही थी। 11वीं जो है 2007 से 2012 तक, और 12वीं जो है 2012 से 2017 तक चली है। तो अगर इस तरीके से पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख लेंगे। और ऑब्वियसली यहाँ से देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ सकती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके अलावा देखिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसके लिए जो चीज़ें सही हैं, जो सही कथन है वो है ग्राम स्तर में जिला स्तर तक जो है प्राकार्यात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। पीने का पानी सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक है, और राज्य के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया है। तो ये देखिए आप थोड़ा पढ़ लेंगे। हमारा जो मेन चीज़ थी वो थी कि इसकी जो डेट है वो थोड़ी सी हमें पता होनी चाहिए। ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आई थी 2005 में, तो आप इतना याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्ति इमीडिएट एप्लीकेशन का लक्ष्य करता है वह कहलाता है। एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। देखिए इमीडिएट एप्लीकेशन का जो लक्ष्य करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्रियात्मक शोध आप याद रखेंगे। इमीडिएट एप्लीकेशन की अगर कहीं पे बात है, एकदम से कुछ करना है, एकदम से कोई जो है हमें एक्शन करना है, तो वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। देखिए इसके द्वारा शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, प्रशासक, निर्देशक, निरीक्षक तथा अन्य विद्यालय कर्मचारी द्वारा विद्यालय की समस्याओं को शीघ्रता से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि मान लीजिए टेंथ बोर्ड में सभी लोग 70% से ऊपर मार्क्स लेके ही नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपको एक्शन जल्दी लेना है। तो कौन सी रिसर्च काम आएगी, एक्शन रिसर्च काम आएगी। वहाँ पे आपको एक्शन एकदम से लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो वहाँ पे जो रिसर्च काम आएगी वो एक्शन रिसर्च आएगी। उसमें जो प्रबंधन है, प्रधानाचार्य है, शिक्षक हैं, प्रशासक हैं, वो सब जो है समस्या जो रहेगी ये इसको शीघ्रता से सुलझाने का प्रयास करेंगे, और इसका लक्ष्य विद्यालय की प्रगति तक का विकास करना होता है। और ये देखिए एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 10वीं में 70% से ऊपर नहीं आ रहे, तो ये लोग क्या करेंगे, जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाचार्य, ये क्या करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनसे 1 to 1 बात करेंगे, उनके बिहेवियर को देखेंगे कि क्या चीज़ हो रही है। मान लीजिए हो सकता है पूरी की पूरी क्लास किसी गलत चीज़ में हो, मतलब ऐसा हो सकता है, तो वो क्या करेंगे, उसको एकदम से उस पर एक्शन लेंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो विद्यालय की छवि है, जो विद्यालय की प्रगति है, वो काफ़ी उस पर टिकी हुई है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कार्योत्तर शोध। कार्योत्तर शोध एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का अर्थ है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का क्या अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है घटना के बाद शोध किया जाता है। घटना के बाद मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, उसके बाद में उस पर शोध किया जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा कि ये कार्य कारण तुलनात्मक अनुसंधान होता है। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट कंपैरिजन होता है यहाँ पे। और इसका मतलब क्या है, कार्य कारण संबंध होने का मतलब है कि देखिए ये जो परिस्थिति आई, जो भूकंप आया, इसके कारण क्या थे, तो इसमें जो है संबंध ढूंढा जाएगा। इसके कारण क्या थे, इसका इफेक्ट क्या हुआ, अगर इस तरीके के कारण रहेंगे तो इसका इफेक्ट इस तरीके से होगा। तो देखिए इसमें दोनों परिस्थितियों की तुलना करता है ये रिसर्च, और उन परिस्थितियों में स्थित तथ्यों को नोट करता है जिसके कारण कोई प्रभाव उत्पन्न होता है। तो देखिए यह विधि मूलतः इस धारणा पर आधारित है कि किसी घटना अथवा परिस्थिति के उत्पन्न होने के कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो देखिए कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो आप याद रखेंगे, घटना के बाद होता है। एक्स पोस्ट का मतलब ये होता है कि बाद में। अब फैक्ट रिसर्च, फैक्टो का मतलब बाद की जो फैक्ट हैं उनको देखते हुए रिसर्च करना, कंपैरिजन होता है कॉज एंड इफेक्ट पे। तो साथियों आज का जो टेस्ट है वो यहाँ पे समाप्त हो गया है। इसके बाद में आप देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो आप थोड़ा सा इन चीज़ का ध्यान रखिए कीजिए, आपको कंटेंट जो है मुझे लगता है होपफुली पसंद आ रहा होगा। आपके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है और खोज के चीज़ें जो हैं आपको बताई जा रही हैं, यहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चंस बनेंगे।
तो कोई भी जो भी इस तरीके की तैयारी कर रहा है यूपीएचसीएससी की या अन्य, आपको लगता है किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है ज़रूर काम आ सकते हैं, तो आप उनको शेयर किया कीजिए। दूसरी चीज़ जो है, आप देखिए कमेंट वगैरह किया कीजिए। आपको चीज़ें जो हैं और बड़े स्तर पे चाहिए तो वो भी आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आप जो है एक तरीके से फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए उनको थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। तो इसी के साथ में दोस्तों ऑल द बेस्ट, तैयारी को जारी रखें, आपका सिलेक्शन जो है निश्चित है। थैंक यू।